प्यारे साथियों, कल हम लोगों ने साक्ष्य विधि पर लगभग 2 भाग में वो वीडियो गया था, केस ला देखा था। पढ़ाई के इस अनुक्रम में धीरे धीरे एक एक दिन आपके लिए कम होता जा रहा है और न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को होनी तय है। ऐसा सुनने में आया है कि शायद 12 फरवरी को बिहार पीसीएस का भी प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम है। तो उसके चलते कोई तिथि परिवर्तन जैसी बात आप लोग अपने मन में मत लाइएगा। एक तो पहली बात, नॉन जुडिशियल एग्ज़ाम है और डेट का अलाउंस ऑलरेडी कमीशन कर चुका था। बाद में ये तथ्य ऐसे आए हों ऐसा नहीं है, कमीशन को ऑलरेडी जानकारी थी कि प्रारंभिक परीक्षा किस तिथि को बिहार कमीशन लेगा, फिर भी उसने डेट रखा है। और सबसे मूल बात, ये नॉन जुडिशियल एग्ज़ाम है, तो आपको अगर जुडिशरी देना है, 4 चांस की कीमत समझते हैं, तो आप प्रीफर करेंगे कि हम अपना चांस क्यों फजूल में जाया करें। मैं अपने सह अभियुक्ताओं और बहनों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चांस की कीमत समझें, यूं ही चांस ना जाया करें, प्रयोग में ना लाएं। जब 4 ही चांस है तो 4 चांस को प्रयोग में न लें कि एक में अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। इस फेनामिना से अपने आप को हटाएं। और दूसरी बात, अगर आप फोकस हैं अध्ययन पर न्यायिक सेवा के प्रति, तो आपकी किस्मत के ब्रांचेज, चमकने के ब्रांचेज अनंत दिशा में हैं। आप सिविल या शिक्षा विभाग की किसी जॉब जैसी सेवा में नहीं तैयारी कर रहे हैं। अगर आप खुद से उस डायमेंशन को अडॉप्ट करने में फेल रहते हैं तो अलग मुद्दा है। आपके लॉ की स्किल इतनी कमज़ोर है, आपने एकेडमिक रूप से इतना सॉरी लचर अध्ययन प्राप्त किया है कि आप स्किल ही डेवलप नहीं है, तो फिर आपके लिए कोई भी सेक्टर हो लॉ का, कहीं भी आपको मुफीद सफलता प्राप्त नहीं होने देगा। लेकिन अगर न्यायिक सेवा के में आप तैयारी करने के लिए विधि का अध्ययन विधिवत किए हैं, पकड़ अच्छी है आपकी विधि पर, तो विधि के प्रयोग के जो लीगल कंपनियां हैं, बैंकों में जो लीगल मैनेजर हैं, सेना, फौज, जो डिफेंस फोर्स होती है केंद्र सरकार की, या हर डिपार्टमेंट में लीगल एडवाइज़र चाहिए होता है। ये आप पर निर्भर करता है कि प्रायोरिटी आप किसको देते हैं। यह इस पर भी निर्भर करता है कि प्रायोरिटी आप देते हैं तो किस वजह से देते हैं। आपकी पैदाइश कहाँ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं कि पूर्वी में हुए हैं कि एनसीआर में पैदा हुए हैं, इनका भी असर पड़ता है आपके जॉब चयन पर। मैंने इन 20 सालों में ये अनुभव पाया है, पश्चिम से आने वाला बच्चा ज़्यादा देर तक प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में या कंपटीशन के चक्कर में नहीं रहना चाहता। वो अपने नज़रिए बदलता है, थोड़ा बहुत प्रयास करता है, उसके बाद उसका फोकस वैसा हो जाता है। हमारे साइड से पढ़ने वाला लड़का, जैसा मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, पूर्वांचल से आने वाला अपने रुई सूत बेच देगा, टूक टूक उड़ जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ अंदर तक घर कर गई है कि अगर अधिकारी नहीं बने तो ज़िंदगी झंड है। ये चीज़ इस स्तर तक पहुंच गई है कि काफ़ी लोगों को ये चुनाव करने में जैसे मुश्किल आती है कि वो उनके अंदर का हुनर क्या है, वैसे वो ये तय नहीं कर पाते कि भैया अगर हम इस सेक्टर में सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो अपने हम डायमेंशन को चेंज कर दें। मतलब अध्ययन नहीं बदलने को कह रहे, आप अपनी फोकस को लॉ एनर्जी, लॉ लीगल कंपनियों में लगा सकते हैं। प्रैक्टिस को मैं इसलिए नहीं कहता, मैं प्रैक्टिस की भयंकर तबाही से वाकिफ़ हूँ। चाहे तहसील की कचहरी हो, चाहे जिला कचहरी हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, एक जीविकोपार्जन के लिए आदमी अपने मान प्रतिष्ठा गरिमा की स्वाभाविक संभावनाओं को का गला घोंटकर, खास करके वह स्टूडेंट जो एलिजिबल है, जिसने बहुत बुद्धिमानी पूर्वक, बहुत धैर्य पूर्वक लॉ पढ़ी है, समझता है, और उसके स्कोप का, उसके उस प्रतिभा का इस संसार में, इस गवर्नमेंट
कार्यपालिका और न्यायपालिका के रस्साकसी में मौका नहीं मिल पा रहा है, या अव्यवस्था का वह शिकार है, दुर्भाग्यशाली है इत्यादि। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि न्यायिक सेवा के इस तैयारी के दौरान आप अगर पैरेलल एलएलएम कर रहे हैं, या पैरेलल आपने कोई मास्टर अन्य डिग्री आर्ट साइड या साइंस साइड में ज्वाइन कर रखी है, और आप फिर भी इस जुडिशरी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। जुडिशरी में आप ये मान के चलें, चाहे भले 303 सीट है, उत्तर प्रदेश की आबादी मात्र इतना है, और उसमें ला करने वालों की जो 87,000 की भीड़ आपको फॉर्म पड़ा हुआ दिखाई देता है, सबको आप उल्लू का पट्टा मत समझने की भूल करिए। उसमें से 5,000 कैंडिडेट तो इतना दुरुस्त हैं कि उनको नौकरी आज ही दी जा सकती है बगैर एग्जाम लिए। आप अंदाज़ा लगाएं, जब 5,000 की एक अनुमानित भीड़ में बता रहा हूं, उसमें 303 सीट क्या भुगात रखती है, क्या हैसियत रखती है, और वो भी तब जब ये 2018 के बाद लगभग 5 साल बाद आई है। आप क्वालिटी को परखें। जब इतनी इसके पीछे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और ऊपर से एग्ज़ाम के लिए जो समय ड्यूरेशन पीरियड दिया है इस बार कमीशन ने, इनको एक बार ये नहीं सोचना चाहिए था यूपी पीसीएस में, यूडीए एलडीए की भर्ती में आप जो लोअर सबऑर्डिनेट का जब एग्ज़ाम होता है, आरओ का एग्ज़ाम आप अभी भी लेते हैं, आप उसमें प्रचुर समय देते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें, 14 मई को यूपी पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा होनी है, और वो पता कब चल गया? लगते जनवरी। आप इमेजिन कीजिए, वो बच्चे जो सिविल के हों, जिनकी सीट हर साल फिक्स आती है, चाहे 500 आए, चाहे 600 आए, 300 के अबव रहती ही है। आपकी जितनी सीट आई है, उनकी वो न्यूनतम सीट है हर साल की। आप सुनकर, या सिविल का स्टूडेंट अगर यही बात सुने तो कह सकता है, तो भैया अगर इतने अच्छा है तो काहे नहीं आप सिविल साइड की तैयारी करते। ये कोई उत्तर नहीं हुआ। ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। जब परीक्षा लेने वाली नियामक संस्था एक ही है, और उसका कर्तव्य और दायित्व तो राज्य सरकार के अधीन उसी प्रकार जुड़ता है जिस प्रकार एग्जीक्यूटिव भर्तियों के लिए जुड़ता है, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है। एग्जीक्यूटिव कमीशन ये बहाना कर सकता है कि हमारे पास हाईकोर्ट की रिकमेंडेशन सही से समय पे नहीं आती। मैं इस पर आंशिक सहमति देता हूँ। मात्र इतना ही कारण नहीं है, आपके पास वैकेंसी आती भी है तो आप दबाव क्रिएट नहीं कर पाते। आप उस सिचुएशन में हमेशा अधीनस्थता का बोध करते हैं। ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपके तमाम मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधीन विचाराधीन होते हैं। आप वहाँ माई लॉर्ड को ओवर रूल नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि जब अवसर आपके पास में, यानी गेंद जब टोटल आपके पाले में हो, मतलब अगर हाई कोर्ट ने रिकमेंड कर दिया, वैकेंसी अलाउ हो गई, तो क्या आप इतना भी नहीं कर सकते कि बच्चों को पढ़ने का टाइम मिल जाए? ये हठ धर्मिता है, ये गलत तरीका है। कभी कभी इसमें जानबूझकर किए गए एक दुष्चक्र की बू आती है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर अन्य क्षेत्रों की तैयारी के दरमियान, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल के दरमियान आप इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो आप किसी अन्य के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। यकीन दिलाऊं, टोटली जो आपके पास टाइम है और इस परीक्षा की क्वालिटी जो चाहिए मुख्य परीक्षा के स्तर पर खासकर, और प्रारंभिक परीक्षा में भी इस समय लिमिटेड टाइम ही है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इस स्थिति में आप अपने दिमाग को किसी भी अन्य दिशा में उलझाने से बचिए, या दूसरा विकल्प चुन लीजिए। अगर आप दिमाग उलझाने के लिए इतना विवश हैं, आपके पास सीक्वेंस माइंड का सिचुएशन नहीं क्रिएट होता है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं इन शर्तों के साथ कि ये वैकेंसी कोई ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट ईयर आएगी, जैसा ट्रेडिशनली रहा है। आपका इतिहास गवाह रहा है, 12-13 में लगातार आई है, 15-16 में लगातार आई है, 14-15 नदारत, 14 बीच में गायब था। तो ये पॉसिबल भी है, लक बाई चांस, कि आप इधर दे रहे हैं 23 में, 24 में फिर कुछ ना कुछ पद आ जाए। हो सकता है बदले हुए ट्रेंड में सिचुएशन, गवर्नमेंट का इशारा, हाई कोर्ट की मंशा सब जुड़ जाए, तो ये तो भाग्य की बात है। लेकिन जो तरीका इनका है और जिस तरीके से ये टाइम वगैरह दे करके जुडिशरी के साथ इनका एग्ज़ाम होता रहता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर इन सारे एग्ज़ाम का फेसर रहा हूँ,
मैंने अनुभव किया है कि अगर आपके लाइफ में मेंस स्तर पर कमी है तो प्री परीक्षा निकाल लेने मात्र से सिलेक्शन नहीं होता है। मेंस कम से कम आप क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक जाएं तो आपको ये दर्शाने का मौका, आत्मबल भी मिलता है कि हमने साक्षात्कार दिया और हमारे मेंस में लिखावट में एक स्तर का परिवर्तन आया है। मैं यहाँ चर्चा बिल्कुल ये नहीं करूँगा कमीशन में मुख्य परीक्षा के स्तर पर क्या दकियानूसी होती है, क्या विसंगति है। आपका दिमाग इस समय बिल्कुल मैं भटकाने के इरादे से नहीं बोल रहा हूँ। हमारी सिर्फ आज की बात का मूल बिंदु ये है कि आप अगर इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में ही आप देखिएगा 87,000 फार्म भरा है। आप जब प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की 12 फरवरी को हो जाएगी तो शाम तक आपके पास ये डाटा आ जाएगा कि इतने बच्चों ने परीक्षा नहीं दी फार्म भरने के बावजूद। ये हर साल होता है। तो ये समय ये भी है कि आप ये तय कर लें आपको मास्टर डिग्री लेनी है या जुडिशरी देनी है। इधर कुछ बच्चों में करीब 3-4 दिन से हमारे यूट्यूब पर कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर बिहार एपीओ मेंस का रिजल्ट आने वाला है, उसकी कोई कट ऑफ पे आप वीडियो बना दीजिए। वो एनालिसिस का विषय है। मैं सारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से विनम्र अपील करना चाहूँगा, हमको 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जब भी उस पर अपने व्यू रखूँ तो वो निष्पक्ष और आपके वास्तविक कट ऑफ के निकट हो। उसके लिए मेहनत करने वाली बात है। हमारी पैरेलल क्लास चलती रहती है, उसमें हमारा टाइम जाता है, हमारा दिन भर का शेड्यूल पूरा बिजी है। आप लोगों का एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा का होने के पहले भी हम ऑलरेडी बिजी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो बात सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कह रहे हैं आपके लिए उपयोगी है, मेरे लिए भी उपयोगी है। मैं उसका एनालिसिस करना उस समय पेंडिंग रख दिया था जब पेपर्स हो रहे थे और हमारे पास पेपर्स आ रहे थे। बिहार एपीओ में जितने प्रश्न पत्र हुए हैं, जिनके अंक आपके मुख्य परीक्षा में जुड़ने वाले हैं इंटरव्यू के साथ, उस पर एक विशद और गहरा उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। उसका विश्लेषण यूं ही नहीं होना चाहिए अंदाजे या कल्पना में, तार्किकता होनी चाहिए, तो ही बात निकट तक जाएगी। तो इस पर 1 हफ्ते के अंदर मेरी पूरी कोशिश होगी। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर ही आपको ये वीडियो मिले। आने वाले बिहार एपीओ के मेंस रिजल्ट पर हमारी कट ऑफ क्या कहती है, हमारा एक आकलन क्या कहता है, जैसे निष्पक्ष। इस बात को मैं दोहरा दूं कि यूपी एपीओ मेंस देने के बाद जो एक हमने कट ऑफ पे वीडियो बनाई जिसमें मैंने उच्चतम अंक को मानक करके कहा, होना तो यूं ही चाहिए, लेकिन अब एक कमीशन में ये ट्रेंड चला है कि इसके ऊपर नंबरें नहीं देना है। तो ये कोई तो फिनोमेना होता नहीं है, लेकिन उसको भी आकलन में करके सोचें तो उसी के नियर अबाउट, जैसे कि 212 कट ऑफ यूपी एपीओ की थी, पिछले में बताते हैं महज 17 सीट में, तो भैया ये तो 69 सीट है, ये तो 69 सीट है, इससे कुछ तो कमानी ही चाहिए। अब ऐसे ही सोच सकते हैं, इसमें कोई तर्क नहीं है, यहाँ तर्क लगाया भी नहीं जा सकता। यहाँ बस ऐसे मोटा मोटी आप आकलन कर लीजिए कि 205 से 210 के बीच में अगर आप हैं, मतलब 210 के निकट हैं आप, तो आप जान जाइए कि आपकी इंटरव्यू कॉल हो सकती है। इतना कह सकता हूँ। इसमें ज़्यादा नीचे भी ले जाने की चांस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो पेपर्स था हिंदी और एविडेंस का, वो नंबर चढ़ाएगा, वो नंबर कॉमन दे सकते हैं। और ये ट्रेंड भी अब की बार पहली बार बदला हुआ आ सकता है कि आपको अचंभे में पड़ जाए कि सर ने जो वो मेरिट बता दी थी 234 235 वाली, कहीं ऐसा ना हो कमीशन इस माइंड सेट से आ जाए। भगवान करे ऐसा ना हो। हमारे तमाम स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, मैं भी वही चाहता हूँ। अंतिम रूप से ये कहना चाहूँगा कि 205 से 210 के बीच में अगर जनरल कैंडिडेट यूपी एपीओ में है तो उसकी चांस बनते हैं कि वो इंटरव्यू पा जाए। अगर किसी कोटे में आता है, ओबीसी कोटे में आता है, तो 2 नंबर नीचे कर लीजिए, अंतर रहता नहीं है। पिछली बार भी अंतर नहीं था, जनरल ओबीसी बराबर था। तो मान लीजिए 210 कट ऑफ आती है तो 210 जनरल ओबीसी मान लीजिए, 5 नंबर नीचे कर लीजिए एससी के लिए 205, और अगर दिव्यांग कोटा है या एससी कोटा है तो आप 198 से 206 के बीच में रखिए। 198 से 206 के बीच में कट ऑफ आप यूपी एपीओ के लिए इंटरव्यू कॉलिंग के लिए हो सकती है। खास करके उस बात को मैं ध्यान में रख के कह रहा हूं कि अगर 212 ही कट ऑफ 18 में केवल 17 सीट के अकॉर्डिंग थी तो, क्योंकि ये जान जाइए उसमें भी तो फिर एक पक्का मानिए कि 2017 वाले में 2017 सीट थी, उसमें भी जो नंबर कमीशन ने दिए थे लोगों को मिला था, उसमें इस दबाव के साथ कॉपी चेक कराई गई थी किसी को ओवर मतलब वास्तविक नंबर भी मत देना। ऐसा कैसे हो सकता है? जब लिमिटेड सीटें हैं तो निश्चित रूप से मेरिट ऊपर जानी चाहिए।
नंबर आप जानबूझ के नहीं देते हैं तो उस पर तो फिर कट ऑफ का यही मोटा मोटी एक ये भोथरा तरीका है। इसका मतलब कोई वो नहीं, ऐसे तर्क का कोई मतलब नहीं। तो मैं इसमें इसलिए जिक्र कर दिया क्योंकि मैं बिहार एपीओ के संदर्भ में बात कर रहा था, तो मुझे रेलिवेंट लगा कि ये बात मैं एक बार फिर से पुनर्रेखांकित कर दूं कि वो बात जो बोली गई थी 234 या 240-45, वो उस अकॉर्डिंग बोली गई थी कि अगर 2018 की कट ऑफ 234 के नीचे, 244 के नीचे नहीं थी तो ऐसा बाद में पुष्ट हुआ कि वो उच्चतम मेरिट थी। तो उसके बारे में मैंने फिर कोई पुनर्रेखांकित नहीं किया था, एक हल्की सी वीडियो में मैंने हिंट किया था कि आप खुद उसी हिसाब से कम कर लें। आज मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि अगर 212 को ही वो रेंज मान के रिजल्ट निकालते हैं तो 210, 206, 198 से 206, यही आप अनुपात रखें। इसमें संभावना बनती है अगर वो अपने उसी रूढ़ी पर अडग हैं कि नंबर ज़्यादा नहीं देना है, तो अगर इसमें विचलन होता है तो ये कट ऑफ भी विचलित हो जाए, कोई ताजुब नहीं। हो सकता है परमात्मा ने हमसे जानबूझ करके वो बुलवा दिया हो, आपके माइंड में भी घूमता रहे। तो इसमें अब आपका भाग्य काम करेगा कि ट्रेडिशन फॉलो करता है कमीशन या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करता है। ठीक है, आज की बातें इन्हीं सब पे हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, एविडेंस के मुद्दे पर जो बाकी बातें हैं या जिसे कुछ लॉ के मुद्दे पर जो मुझे ज़रूरी लगेगा उस पर, नहीं तो अब ये वीडियो कंटिन्यू होगा मोटिवेशनल टाइप का। जैसे जो कुछ क्वेश्चन होते हैं या लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो बच्चे बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं, मैंने ये महसूस किया है, और वो अपनी पढ़ाई खुद अपने ढंग से कर रहे हैं। इस समय का परिप्रेक्ष्य भी कुछ ऐसा है, दबाव इतना ज़्यादा है, परिस्थितियाँ इतनी बेजोड़ हैं कि आदमी अपने में ही डूबा हुआ है। यहाँ मैं इतनी देर बात करता हूँ जिससे आपको एक उम्मीद, आशा, लव और मोटिवेशन मिले। हमारी कोशिश यही है। इसमें कोई पढ़ाना या टीचिंग कराना उद्देश्य मेरा है भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि वो वास्तव में क्लास के अंतर्गत जब आप पे करके जुड़ते हैं तो आपकी भी कीमत अपने आप को महसूस होती है और हमको तो उसका सीधा लाभ मिलता ही है। हम क्यों मुफ्त का प्रवचन दें? ये प्रवचन नहीं है, ये प्रवचन उन विसंगतियों, उन परिस्थितियों के बीच में प्रयासरत अधिवक्ता बंधुओं और बहनों की प्रॉब्लम भी है जो समानांतर रूप से झेलते हुए आप एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान देंगे। यूपी एपीओ मेंस लिख चुके हैं, बिहार एपीओ मेंस लिख चुके हैं, उसके बाद जुडिशरी देने जा रहे हैं, तो संवेदनशील बने। अपने संभावित एचजीएस की परीक्षा के लिए भी अगर आप उत्सुक हैं, आप संभावित कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए भी आप सजग रहें। हर बातों को ध्यान में रखते हुए भी अपना ये कदम फाइनली उठाएं कि मुझे यूपी जुडिशरी देनी है या नहीं। एक बार वीडियो बंद करने के पहले मैं बिहार एपीओ दिए जा चुके, बिहार एपीओ का मेंस देकर लौटे सारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जो हमारा यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं या देखने वाले हैं, एक विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर मैं बिहार एपीओ मेंस पर अपनी कट ऑफ की अपना एक आकलन जरूर दूंगा। उस पर थंबनेल भी रहेगा कि आज बिहार एपीओ मेन पर एक कट ऑफ का मेरा आकलन क्या कहता है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, एचजेएस, एपीओ या जुडिशरी के किसी भी फ्रेम के लिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा ये नंबर है 7705090393 पर जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके हम आपसे बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अन्य मित्रों तक पहुंचाएं। ठीक है, तब तक के लिए कल हम फिर इसी टाइम पर लाइव आपसे मिलेंगे, बातचीत होगी एक नए मुद्दे पर, नए टॉपिक पर। तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।